नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कार्यक्रम विदुषी में और आपके साथ है आपकी दोस्त समरीन 107.8 एफएम रेडियो जय घोष पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं समाज में मौजूद उन सशक्त महिलाओं से जिन्होंने अपनी मेहनत से, मशक्क़त से अपनी एक पहचान बनाई है। और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक असाधारण व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा की धनी अर्चना सतीश जी से। तो कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अर्चना जी। नमस्कार। अर्चना जी की अगर बात की जाए तो दूरदर्शन में आपने सालों दिए हैं और उसके साथ साथ आपने मंच संचालन का कार्य किया है जो बहुत ही बखूबी आपने निभाया है। प्रधानमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, बहुत ही सहजता के साथ आप मंच संचालन करती हैं और साथ ही साथ आप अध्यात्म से भी जुड़ी हैं। तो आज सुनेंगे आप अर्चना जी की कहानी, अर्चना जी की ज़ुबानी। तो अर्चना जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने दूरदर्शन ज्वाइन किया और उस वक्त आप किससे इंस्पायर हुई या आपकी ज़िंदगी में क्या वो मोड़ आया जब आपने ये सोचा कि मुझे एक समाचार वाचिका के तौर पर दूरदर्शन से जुड़ना है? जब मैं पढ़ती थी तो दूरदर्शन आया हुआ था उस समय। तो मैं अक्सर क्लास में कहती थी कि मैं आगे चल के समाचार पढ़ूंगी तो और अनाउंसर बनूंगी। तो साधना श्रीवास्तव एक आया करती थी दिल्ली से, उनको देख के तो रीडिंग मेरी बहुत अच्छी थी। तो जब पढ़ती भी थी तो रीडिंग जब भी करनी होती थी तो मुझसे क्लास में कराई जाती थी। तो ये तो मजाक की बात थी, लेकिन ऐसा कुछ मैं किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और इसलिए इधर गई। अभिनय, नृत्य, संगीत, ये सब की रुचि और इसके बीज अंदर थे, लेकिन बस ऐसा ही रास्ता बनता गया। एक बार वांट निकली अनाउंसर की तो मेरे ससुर जी ने कहा कि इसमें जो जो चीज़ें मांगी गई वो सब तुम पे फिट बैठती हैं, तो तुम्हारा एप्लीकेशन दे दें। तो दे दीजिए, मुझे ऐसा कुछ था नहीं। पर उसमें 5,000 एप्लीकेशन आई थी और ऑडिशन हुए बहुत से लोगों के, सिलेक्शन सिर्फ मेरा हुआ था, एक मात्र व्यक्ति चुना गया था। तो फिर इस तरह से अनाउंसर बने। तो जब अनाउंसर बने तब फिर आकर्षण बढ़ा उस जगह का। और फिर जो लखनऊ में थे, चाहे नूर बख्श जी हों, निर्मला कुमारी हों, शोभना जगदीश जी हों या नरेश श्रीवास्तव जी, ये 4 लोग थे। तो फिर इनका भी आकर्षण बढ़ता गया और अच्छा लगने लगा। और दूरदर्शन में पहले ऐसा था कि न्यूज़ के बाद तुरंत अनाउंसमेंट हो रहा है या पहले, तो न्यूज़ रीडर्स बैठे रहते थे, तो अनाउंसर बगल में खड़ा होकर बोलता था। तो लाइटर फॉर्म में मैं बोल रही हूँ तो बैठने का शौक हो गया कि कुर्सी पे बैठ के कुछ किया जाए। तो इस तरह से फिर क्योंकि अगला कदम वही था कि आप न्यूज़ रीडिंग करें, तो फिर इस तरह से उसमें आ गया, फिर वो चलता रहा। एक अलग तरह का क्रेज़ था लोगों में न्यूज़ रीडर्स को लेकर, क्योंकि एक ही चैनल था, आप लोग बहुत कम देखने को मिलते थे। आपने जिन नामों का जिक्र किया, चाहे वो नूर बख्श जी हों, शोभना जगदीश जी हों, ये सब एक एग्जाम्पल थे ना हमारे पास। फैशन सेंस भी इनफैक्ट लोग इनका कॉपी करते थे। तो आप जब इस में आई और शामिल हुई तो आपकी ज़िंदगी कुछ ऐसे रोचक किस्से जो आप हमारे श्रोताओं से और दर्शकों से शेयर करना चाहें? हाँ, वो तो खैर शोभना जी और निर्मला जी, नूर बख्श जी और नरेश जी ने, इन लोगों ने तो सबसे ज़्यादा जो पीक का पीरियड था वो देखा था। फिर उसके बाद हम लोग आए तो एक दो चीज़ें ऐसी थी, जैसे जब चिट्ठियाँ आती थी तो उसमें बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ़ें लिखी जाती थी। हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपको नहीं देखें तो दिन बेकार चला जाता है, जब आप देखें तो खुशगवार हो जाता है। और एक सज्जन थे, वो कहीं इंग्लिश के लेक्चरर या प्रोफेसर थे, तो उनका एक स्पेसिफिक लिफाफा होता था, उस पर उनका नाम लिखा होता था। और जब भी हम न्यूज़ पढ़ते थे उसके तुरंत बाद वो चिट्ठी लिखते थे इंग्लिश में। और एक हिंदी में बहुत बड़ी कविता लिखते थे। क्या बात। और इस तरह से चिट्ठियाँ, मतलब न्यूज़ रूम में भी सब जानने लगे थे कि उनकी चिट्ठी आ गई है। और बहुत ही अच्छा लिखते थे। और मुझे कई बार नहीं पता होता था कि मैंने आज शॉल कैसे डाला या मेरे दांत कितने दिखे मुस्कुराहट में, वो भी सब वो विवरण सब होता लिखते थे। तो मैं अपने हस्बैंड को जाके पढ़ाती थी और कहती थी ये सब बुढ़ापे में ना काम आएंगी पढ़ने में। तो ऐसे होता है, लोगों का प्यार तो मिलता ही है। और तब मोबाइल नहीं थे तो चिट्ठियाँ ही लोग देते, तो उस चिट्ठियों का हम लोग आनंद लेते थे और पता चलता था कि कितना प्यार करते हैं लोग। आपने जब ज्वाइन किया उस टाइम पर
उतना आसान नहीं था न्यूज़ में जाना। लेकिन अभी जो हमारे श्रोता या दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं, मैं उनके लिए आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे संगीत के लिए कहा जाता है सुर है, ताल है, आवाज़ है, तो आप संगीत में जाइए। ऐसे ही रेडियो के लिए कहा जाता है कि उच्चारण है, आवाज़ में बेस है, और कंटेंट से अगर आप हैं तो एक प्रस्तुता के तौर पर, एक मंच संचालन के तौर पर, एक समाचार वाचिका के तौर पर आप क्या देखती हैं? कैसे अपने आप को इंसान प्रिपेयर करे, कैसे वो ज्ञान अर्जित करे, और क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? देखिए, अगर आपको दूरदर्शन पर करना है, ये जहाँ पर आपको देखा भी जाएगा और सुना भी जाएगा, तो उसके लिए एक चीज़ देखिए, उच्चारण, आवाज़, मॉड्यूलेशन, ये सब तो दोनों विधा के लिए ज़रूरी है, चाहे आपको सुना जाए या देखा जाए। लेकिन जहाँ देखा जा रहा है, चाहे फिर वो मंच हो या दूरदर्शन की स्क्रीन हो, अपीयरेंस पे आपको ध्यान देना चाहिए और आप प्रेजेंटेबल रहें। क्योंकि जब आप चैनल मान लीजिए बदलते भी हैं, एक अच्छा चेहरा आपको रुकने पर विवश करता है कि आप सुनते हैं उसकी बात, कि क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ना। जैसे किसी की मीठी आवाज़ आपको खींच लेती है कि आप रुकें, सुने। तो जहाँ पर देखा जा रहा है उसके लिए भी आपको उतना ही ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे दिखें। और मेरी ट्रेनिंग, मैं सौभाग्यशाली रही कि मुझे इस बारे में जागरूक करने में और कुछ बेसिक्स बताने में शोभना जगदीश जी का बहुत हाथ रहा। अच्छा। तो उन्होंने मुझे शुरुआती दौर में उन्होंने मुझे बताया कि इस चीज़ का ऐसे ध्यान रखा करो। तो मैंने उनका कमिटमेंट भी देखा कि वो अपनी अपीयरेंस के लिए बहुत ही ध्यान रखती थी, हेयर स्टाइल। और एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बताई थी मुझे। मैं तब आई थी तो जो भी कपड़ा पहनती थी उस कलर की बिंदी लगाती थी। तो शोभना जी ने ही मुझे कहा था कि तुम ये सोच के मत तैयार हुआ करो कि तुम्हें कलर्ड ही देखा जाएगा, ब्लैक एंड वाइट भी देखा जाएगा। तो ब्लैक एंड वाइट टीवी के लिए और कलर टीवी दोनों के लिए तैयार हो, तो उसके लिए बेस्ट है कि तुम मैरून बिंदी लगाओ, क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट में भी डार्क दिखेगी। अगर आपने लाइट कलर की लगाई है तो स्पॉट दिखता है। तो इस तरह की बातें साड़ी का जब आप करो तो ऐसा बारीकियां, तो ये चीज़ बताना कि आपको दोनों दर्शक देख रहे हैं, उसके लिए आप तैयार हो। बिल्कुल। तो एक आपको अपने को अच्छे से प्रेजेंट करें। आज भी मंच संचालन की भी बात होती है तो मैं हमेशा, मुझे फ़ोन करके कहा जाता है ये कार्यक्रम करना है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, पर वो किस विषय पर हो रहा है मैं ये भी जानती हूँ, ताकि हमारा कॉस्ट्यूम भले ही हम साड़ी हर जगह पहनेंगे लेकिन उस ओकेजन से मिलता जुलता, उस सीन में आप परफेक्ट लगें। तो ये भी ज़रूरी है। और सामाजिक सरोकारों से तो आपका जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप जितना पढ़ते हैं वो सब कहीं ना कहीं अचेतन मन में जाता है, और वैसी ही भाषा, जैसा आपने पढ़ा है और जैसा आप बोलते हैं वैसी ही भाषा आपके दिल से निकलती है, और भाषा भी परिष्कृत होती है। तो अच्छा पढ़ें, और सिर्फ ग्लैमर से अट्रैक्ट होने की से काम नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात है, आप जो भी करते हैं उसका सम्मान करें। आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं। आप अपने काम को रिस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे और उत्साह के साथ करेंगे तो कोई भी काम होगा, आप उसमें एक्सेल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मंच संचाल में समाचार पढ़ने में क्या है, वन साइड कम्युनिकेशन है और आपको पास बहुत फ्रीडम नहीं है। लेकिन हम तो इसको मानते हैं कि हल्का सा आप बोलने के ढंग से, मॉड्यूलेशन से खुशी वाली चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, तकलीफ़ वाली चीज़ में आप एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो इसमें जब मैंने चूँकि थिएटर किया हुआ, फिल्में और सीरियल्स किए हुए थे, तो वहाँ पे वो काम आ जाता है। पर मंच संचालन में आपको ये भी ज़रूरी है जानना कि जिनके आगे आप बोल रहे हैं वो आपको कितना ले रहे हैं, वो कौन सा ग्रुप है, वो कौन सी बातें सुनना पसंद करेगा। वो क्योंकि मंच में क्या होता है, कनेक्ट जब तक आप नहीं करेंगे ना, तो आप पढ़ पढ़ के ये तो बहुत इजी है कि कौन कब बोलेगा, क्या करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ मंच का ही पार्ट बने रहेंगे तो इतना लोगों के दिल तक जाएंगे। ये सेम वैसे ही डिफरेंस है जैसे न्यूज़ में ऑडियंस का रिएक्शन फॉरन नहीं आता है, मंच थिएटर में अगर आप देखें तो वो डायरेक्ट आता है। बिल्कुल, वैसे ही जैसे फिल्म है, जैसे फिल्म है, जैसे फिल्म और थिएटर में यही है, तुरंत आपको। और आपका जो दर्शक है या जो ऑडियंस है, अच्छा वो पॉलिटिकल हो चाहे कल्चरल हो, आपको उसके मन को समझना पड़ता है।
किस एज ग्रुप की है, तभी क्या आप आई connect है, कर पाते वो हैं। किसान है, वो उद्योगपति हैं, तो उन सब चीज़ों की बात निकालें। और सबका जीवन एक जैसा है। अगर आपने मेरा ये भी मानना है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह जिया है तो आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी वही है ना। तो ये भी मानना है कि दिल से निकली हुई बात दिल तक जाती है, दिमाग से निकली हुई बात सिर्फ दिमाग तक जाएगी। तो ये आपकी चॉइस है, आप किसी के दिल तक पहुंचना चाहते हैं या दिमाग तक। और बैलेंस होना ज़रूरी है। एक बार मैं किसी ने बताया था कि हृदयनाथ मंगेशकर जी ने एक बार लता दीदी ने अपने किसी इंटरव्यू में कहा कि बहुत अच्छी बात उसने कही थी कि गला दिल और दिमाग के बीच में होता है। तो आप गाएं या बोलें, इन दोनों का उसमें पुट होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, कार्यक्रम विदुषी चल रहा है। महिला को मल्टीटास्कर के तौर पे देखा जाता है, घर संभालना, शौक पूरे करना, जॉब करना, बच्चे संभालना, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, जैसे आप ही हैं ना, आप इतनी सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। क्या चीज़ आपको ताकत देती है कि आप ये सब मैनेज कर पाती हैं? देखिए, मैं जहाँ पर प्यार और आत्मीयता होती है ना, वहाँ सब मैनेज हो जाता है। अपनापन है ना। और जो भी काम आप करना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपका एम है या जो कर रहे हैं, उससे आपका कितना गहरा जुड़ाव है, वही आपको ताकत देता है। और जैसे कहते हैं ना, सिंपल शब्दों में अगर कहें, जहाँ चाह वहाँ राह। और स्त्री तो विशेष रूप से मैं मानती हूँ कि वो इनबिल्ट बहुत पावरफुल है ना। हम लोग क्या जैसे कहते भी हैं, शिव में से शक्ति हटा लो, शव हो जाएंगे। शक्ति, और इसीलिए वो इतने रूपों में है। और स्त्री की सबसे बड़ी गरिमा और शक्ति मुझे लगती है वो टूट कर जुड़ना जानती है। एक तरफ एक परिवार में पैदा होती है, पलती बढ़ती है, और उसके बाद दूसरे परिवार में चली जाती है, फिर उसी परिवार की हो जाती है। ये उसका बहुत बड़ा गुण है। तो अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। देखिए, मेरा ये सिंपल मानना है कि हार तब है जब आप मान लेते हैं, जीत तब है जब आप ठान लेते हैं। क्या बात है। तो वो सिंपल बात है। अगर आपने मान लिया कि ये करना है और करना है, और आप उसमें एंजॉय कर रहे हैं, तो आप करते हैं और सब हो जाता है। और ये शक्ति हर स्त्री के पास है। स्त्री सशक्त है ही, लेकिन हमने उसको कह कह के कमज़ोर बना दिया। उसकी दुर्बलताओं को याद दिला दिला के वर्षों से कि तुम दुर्बल हो, देखो तुम तो डिपेंडेंट हो, तुम असुरक्षित हो, प्रकृति ने तुम्हें कमज़ोर बनाया। ये स्मरण करा करा के अगर आप किसी को बार बार स्मरण कराओगे कि तुम वीक हो, तुम वीक हो, ये धारणा बना ली, तो वो वीक ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को, आज यही हो रहा है कि आज सब ये भेदभाव मिट रहा है, जहाँ कि नहीं, आपके लिए भी वैसा ही खुला आकाश है उड़ान भरने के लिए, आपको भी वैसी परवरिश, आपको भी वैसे ही मौके दिए जाएंगे। उसको ये स्मरण नहीं कराया जा रहा कि तुम, हे नारी, तुम एक अबला हो। ये स्मरण से हटा दिया गया। उसको ये बताया जा रहा है, नहीं, तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम में सारी संभावनाएं हैं। और जिसको दुर्बलता कहा जा रहा है वो तुम्हारी संवेदनशीलता है। बहुत खूबसूरत बात है ना। आपने। और उसको दुर्बलता कह दिया गया। तो कई बार होता है, मुझसे प्रश्न किए जाते हैं, क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, लोगों की बहुत सी समस्या भी बताते हैं। तो वो कहते हैं कि हर चीज़ की एक्सपेक्टेशन, सारे सेक्रीफाइसेस की नारी से ही क्यों की जाती है। अगर घर में किसी की तबीयत ख़राब है और हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो अपेक्षा यही क्यों की जाती है कि वो लेडी छुट्टी लेगी। हाँ, बच्चे की दिक्कत है तो वो लेगी, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो सेक्रीफाइस कर दे। तो उससे ही क्यों त्याग, बलिदान बार बार मांगा जाता है। करेक्ट। तो मैंने उसका जवाब यही दिया था, क्योंकि वो कर सकती है, उसमें इतनी ताकत है कि वो छोड़ सकती है। तो अपेक्षा उसी से की जाएगी ना जिसमें संभावना है। और छोड़ना अपनों के लिए, ये तो आपको प्रेम से भरता है। बिल्कुल। जिससे आपका जुड़ाव नहीं है, उसके लिए आप कभी कुछ नहीं छोड़ते हैं। मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा लम्हा आया, एक ऐसा वक्त आया जब आपका दौर भी मुश्किल था। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को उस वक्त के बारे में बताएं, और आर्ट ऑफ लिविंग से कैसे जुड़ना हुआ आपका, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग से तो पहले से जुड़ना हुआ। और जिस दौर की शायद आप बात कर रही हैं, जब मुझे कैंसर हुआ, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ने से क्या हुआ, मेडिटेशन वगैरह और प्राणायाम वगैरह हम करते थे, तो उसने एक ज़मीन तैयार कर दी थी चुनौतियों से ना हारने की। और परिस्थितियाँ या लोग
या वक्त जिसको आप कहते हैं, या दौर, जैसा भी है उसे स्वीकार करो और उसमें आप बढ़िया क्या कर सकते हो ये देखो। तो वो वाली चीज़ तैयारी पहले से थी, ये ईश्वर की कृपा है, तैयारी पहले से थी। उसके बाद उसने कैंसर दिया। तो कैंसर को मैंने, मेरे मन में ये मुझे क्यों हुआ, और कहीं मृत्यु का भय पहले ही जा चुका था। तो मरने से तो मरना है ही, तो मर जाएंगे, मरना ही होगा तो। और लेकिन ठाना तो यही है कि अंतिम सांस तक मेरी मुस्कुराहट तो कोई नहीं ले पाएगा। जिएंगे तो जिंदगी को पूरी तरह से, जब जाना है तो चले जाएंगे। जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। क्या बात है ना, रोते रोते जमाने में आए मगर हंसते 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 जमाने से जाएंगे हम। तो ये वाला अगर फिलॉसफी है किसी की, तो दौर आया कैंसर का, लेकिन चूंकि मैंने रेजिस्ट नहीं किया उससे। मैं आज भी नहीं कहती हूँ कि कैंसर से जीत के आ गई लड़ाई की क्या बात है। ईश्वर जैसे देता है प्रसाद, कभी गुड़ देता है, कभी नीम दे देता है। तो कभी अच्छा दे दिया, कभी बुरा दे दिया, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, मुझे कैंसर हो गया, अब क्या करना है वो उसको। मेरी आदत क्या है, मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाती। अक्सर क्या होता है, प्रॉब्लम छोटी होती है, लेकिन हम उसमें अपने इमोशंस और अपने एक्सपीरियंस और अपने परसेप्शन का तड़का मार के उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जबकि हम इजीली, और लोगों से बहुत गवर्न होते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो फियर, मैं पहले कई बार लोगों को बताती भी नहीं थी कि कैंसर है। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि जो सर्वाइवर्स हैं उनको बताना चाहिए पब्लिकली, ताकि लोगों में भय चला जाए कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ज़िंदगी फिर से आपकी शुरू हो सकती है। अब कुछ लोग नहीं बच पाते, चले भी जाते हैं, तो एक्सीडेंट में भी कुछ लोग बचते हैं, कुछ चले जाते हैं, और कुछ अपने घर में सोते सोते चले जाते हैं। तो वो मृत्यु का कारण कोई बीमारी कभी नहीं है। मृत्यु का कारण सिर्फ एक है, जन्म। जन्म लिया है तो मरेंगे। अब उस पर टैग क्या लगेगा, स्टैम्प क्या लगेगी, कोरोना लगेगी, मृत्यु लगेगी, एक्सीडेंट लगेगा, हार्ट अटैक लगेगा, वो ठप्पा क्या लगेगा लास्ट में, वो बात अलग है। तो इसको हमने पॉजिटिवली लिया कि ये चीज़ हुई है, सो व्हाट, करेंगे। तो आराम से निकला है। डॉक्टर ने भी जब मुझसे बात की तो बोला आपको कुछ सब साइड इफ़ेक्ट कम होंगे, और हुए भी, क्योंकि मैं ह्यूमर में लेती रही हर चीज़ को। अब जैसे कीमो होनी है 6, तो 6 कीमो के बजाय मैंने कहा 3 सेट होने हैं 2-2 के। तो देखो 6 से आया 3 पे आया, 3 पे 2 हो गया, इधर 1 सेट हो गया। और इस तरह से फिर 6 महीने बाद मैंने दूरदर्शन को फिर से ज्वाइन कर लिया। मुझे याद है मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, और उस दौर में भी आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थी, लेकिन आपने काम शुरू कर दिया था कि जीवन पे जब जितनी जल्दी पटरी पे लौट आओ तो वो काम देखो, ये सब चीज़ें हैं, जीवन है, तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन इनसे हारना थोड़ी ना है। सांसें चल रही हैं यानी उम्मीद है। तो जब तक सांस चल रही है, आप जानते हैं, तब तक आप जिए जीवन को, और सबका स्वाद लें। क्यों अच्छा ही अच्छा हो, बुरा क्यों ना हो। बुरा या जिसको आप तकलीफ दे दौर कहते हैं, जैसे जिन लोगों को आप अपने जीवन से अलग कर देते हैं, वास्तव में जीवन में आपको बनाते वही हैं जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे रखे, जिन्होंने आपको गिराया, जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, वही लोग आपको जीवन में बनाते हैं। और जो साथ देते हैं वो तो आपकी पैम्परिंग कर रहे हैं, वो बनाते नहीं है। जैसे जिम वगैरह में भी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती हैं ताकि मसल्स तब बनेंगी जबकि आप वेट उठाएं, टूटेंगी तो बनेंगी। इसी तरह जीवन का जो भी बुरा पीरियड है वो आपकी लर्निंग के लिए आया है, आपकी ग्रोथ के लिए। आपको तोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ जीवन आपका है, चयन भी आपका होगा, चॉइस इज ऑलवेज योर्स, बी मिजरेबल और बी हैप्पी। हर मोमेंट आपको ये 2 चॉइस देता है, आप जो भी चॉइस ले लें। मैंने खुश रहना चुना है, तो अब जो भी आएगा मैंने हमेशा क्लिक होगा पॉजिटिव चीज़ की तरफ। अध्यात्म क्या है, अगर हम बात करें, जैसे हमने अभी आर्ट ऑफ लिविंग की बात की और इतनी पॉजिटिव बातें आप कर रही हैं, आई एम श्योर बहुत से लोगों की ज़िंदगी में आपकी बातों से चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव बदलाव आएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि अध्यात्म ने अगर आपकी ज़िंदगी बदली है तो वो औरों की ज़िंदगी में भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करे। तो आप प्लीज़ अध्यात्म को एक्सप्लेन करिए। देखिए, मैं आर्ट ऑफ लिविंग की एडवांस कोर्स टीचर भी हूँ, तो इस पथ पर आए और बाद में धीरे धीरे चीज़ें पता चलती हैं, तब लगता है कि ज़िंदगी को किताबों में आप नहीं जान सकते। किताबों में उसके इशारे मिलेंगे और आप अपने अनुभवों से जानिए। आध्यात्म को अगर मैं एक शब्द में कहना चाहूँ तो वो प्यार है। क्या बात
है ना, और कुछ भी नहीं है। उस प्यार तक जो आप, जिससे आप बने हो, वो इमोशन नहीं है, आप बने ही हो उसी से। बस उसको समझने के लिए ये सारी चीज़ें हैं कि आपको ब्रॉड चीज़ें दिखें, आपको दिखना शुरू हो जाए यार मैं परमानेंट नहीं हूँ, दूसरा भी नहीं है, ना कोई व्यक्ति परमानेंट है, ना कोई परिस्थिति परमानेंट है, ना कोई वस्तु परमानेंट नहीं है, है ना। और जीवन में 2 चॉइसेस हैं, आप दाता बन जाओ या भिखारी बन जाओ। भिखारी मीन्स भीख ही मांगते हैं सब, कोई पद की, कोई प्रतिष्ठा की, कोई धन की, कोई संबंध की, कोई प्रेम की, है ना। और मज़ेदार बात ये, जिससे मांगते हैं वो खुद भी कटोरा लिए है, वो किसी और से, आपसे भी कुछ मांगेगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप एटलीस्ट आप शांत हो जाओ ज़रा। आप तो आध्यात्म का सबसे बड़ा फ़ायदा आजकल के युग के लिए और एक आम आदमी के लिए ये कि किसी भी स्कूल में, किसी भी जगह आपको ये नहीं सिखाया जाता कि आप अपनी भावनाओं को कैसे संभालें, आप अपने मन को कैसे संभालें। दौड़ा भागी में गुजर रही है जिंदगी, और बस एक दौड़ते जा रहे हैं, उसमें चोटें भी लग रही हैं, सबको रोता देख रहे हैं तो आप भी रो रहे हैं, हाँ। है ना। आपकी नज़र ही उस पर नहीं पड़ती जो उस रोने वालों के बीच में चोट खाकर भी मुस्कुरा रहा है। उससे आपको प्रेरणा नहीं मिलती, पर आप भीड़ का हिस्सा बन के एक जी रहे हैं। तो जीवन का एक वृहद दृष्टिकोण आपको मिलता है, समझ में आ जाता है कि 4 दिन की ज़िंदगी है, इसको प्यार से बिता लो। सपने हैं ठीक है, लेकिन किसी भी चीज़ की फेवरिशनेस नहीं होनी चाहिए। महत्वाकांक्षाएं, सपने, इच्छाएं सब अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन आप उससे बड़े हो, आप हो तब ये सब हैं। ये इतनी बड़ी ना हो जाए कि आपको तोड़ दें। अभी इस साक्षात्कार से पहले मैं जब आपसे बात कर रही थी तो एक टर्म होता है एकांतवाद, जो ज़्यादातर जब हम वृद्ध हो रहे होते हैं, हमारी एज बढ़ रही होती है, तो आजकल जो जॉइंट फैमिली का कल्चर नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा बढ़ रही हैं समाज में, तो ये एकांतवाद जो है, ये शब्द जो है वो बहुत आपको हॉरिफाई करता है, डराता है। लेकिन आपने इसके बारे में बहुत अच्छी बातें बोली। मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोता और दर्शकों को ज़रूर ये सुने और अपनी ज़िंदगी में इसको आत्मसात करने की कोशिश करें। 2 शब्दों में फ़र्क है, अकेलापन, लोनलीनेस, और एकांत, अलोन, है ना। पूरी ज़िंदगी अगर आप अपनी खुशियों के लिए बाहरी दुनिया पर ही निर्भर रहे, व्यक्ति आपको खुशी देते रहे, परिस्थितियाँ आपको खुशी देती रहीं, और कोई वस्तुएं आपको खुशी देती रहीं, तो फिर आप निश्चित रूप से जब आपको अकेला मिलेगा तो आप दुखी हो जाएंगे। होता क्या है कि दुनिया में हम सारे संबंधों के लिए अपने को मिटाते हैं, उनको बनाने के लिए, उनको निभाने के लिए, लेकिन हमारा हमसे जो संबंध है उसको भूल जाते हैं, है ना। एक शेर बड़ा प्यारा है, रूह और जिस्म का रिश्ता भी अजब रिश्ता है, उम्र भर साथ रहे फिर भी तारुफ न हुआ। क्या बात है ना। हमारा हमसे न पहचान है, ना हमारा हमसे कोई संबंध है, तो हम अपनी कंपनी तो कभी एंजॉय ही नहीं की हमने बस बाहर वालों की कंपनी एंजॉय की। तो लेकिन एक समय तो आएगा जब न गैजेट आपके साथ होंगे, ना आंखों में रोशनी रहेगी कि आप पढ़ पाएं, ना हाथों में ताकत रहेगी आप कुछ लिख पाएं, और न लोगों के पास समय होगा कि वो आपके पास बैठें। और आप तो बहुत जल्दी वो समय, परिवार के रहते हुए भी मोबाइल नामक वस्तु ने सबको अकेलेपन का अभ्यास कराना शुरू कर दिया है। वो 200-300 लोगों के फेसबुक के ऑसम और ये थम्स अप वाले उसमें भूल ही जाते हैं कि वो अकेले होते जा रहे हैं, है ना। तो हमें जब अकेले रहने की आदत भी नहीं है, अकेले रहने का अनुभव भी नहीं है, और आपकी कंपनी आपको कितना आनंद देती है उसमें जरा सा भी प्रयास नहीं है, तो आपको बाहर से तो अकेलापन आएगा ही। लेकिन अगर आपने उस एकांत का सदुपयोग उस समय में कर लिया जब चारों ओर लोग थे, इसीलिए ये मुमकिन है। इसीलिए ध्यान जितनी कम उम्र से शुरू कर दिया जाए, ये आपका अपने जीवन के प्रति इन्वेस्टमेंट पे, हम लोग पॉलिसीज लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइनेंशियल कोई कमी ना आ जाए, उसके लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं, पॉलिसीज लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमने अभी पूरा केंद्र रखा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए हमने अपने पे क्या इन्वेस्टमेंट किया ताकि हमारी मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी बनी रहे, है ना। उसके लिए इन्वेस्टमेंट कुछ किया ही नहीं। अगर 20-25 मिनट आप रोज़ ध्यान कर लो तो वो 25 मिनट आपका चार्जर है,
आपको चार्ज रख रहा है, फिर चाहे जैसी भी कॉल्स आ जाएं, जैसे भी मैसेज आ जाएं, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। हाँ, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो वो वाला इन्वेस्टमेंट जितनी यंग एज में शुरू, अभी क्या है, नहीं अभी तो बच्चों को बड़ा करना है, ये करना है, तो वही वाला है दर्पण तुम्हें जब सताने लगे जवानी भी दामन चुराने, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। अब कमर बैठ नहीं रही, आप घुटने में ताकत नहीं है, दिमाग स्थिर नहीं हो रहा, अब उस समय आप मेडिटेशन सीखेंगे, है ना। तो वो वाली चीज़ है नहीं सही तो मैं हमेशा कहती हूँ आज के युग में यूथ को भी और बच्चों को भी, क्योंकि अब संघर्ष और ज़िंदगी की भी बढ़ गया है और ज़िंदगी की रफ्तार भी बढ़ गई है, तो हमें अपने बच्चों को इमोशनली और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए पहले से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बिल्कुल, कि ताकि वो उसको भी हैंडल करना जाने। और जो अभी का युग है, आखिर क्यों वेस्टर्न कंट्रीज ध्यान योग के पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि वो समृद्धि को चख के देख लिया, लेकिन वो अकेलापन छोड़ नहीं रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है हर विकसित विकासशील देश या विकसित देश के साथ ये पैकेज है, क्योंकि जब आपने सारे स्वाद चख लिए फिर भी सुकून नहीं है, अब कहाँ ढूंढोगे, बाहर तो सारे दरवाजे खटखटा लिए, वहाँ है नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ जितनी भी चीज़ों को आप संग्रह करते हैं सब में एक डील है, 250 ग्राम टेंशन फ्री। जितने भी कर लो, कोई आपने किसी को चाहा हो, उसका साथ चाहिए, फिर ये डर है कहीं खो ना जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इनसिक्योरिटीज़ हमने बाहर कर ली, क्योंकि हमने सिक्योरिटी उनसे चाही जो परमानेंट नहीं है, हमने अपनी खुशियाँ उन पर टिका दी जो परमानेंट नहीं है। आपके भीतर भी कुछ है, कभी इनर जर्नी ही नहीं की, तो अंदर का आपको पता ही नहीं है कुछ, आपको तो वही बाहर से जो आँख से दिखता है वही। तो आध्यात्म एटलीस्ट आपका परिचय आपसे कराता है, आप अपने को तो जान लो, फिर दुनिया को जान लेना। आई एम श्योर आपकी बातों से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आएंगी। मैं जानना चाहती हूँ अर्चना जी कि जैसे कहते हैं कि एक महिला जो है वो उसके सशक्तिकरण की जिम्मेदारी जो है वो परिवार पे है या समाज पे है या शिक्षा प्रणाली पर है या फिर खुद एक महिला पर है, इसका जवाब मैं चाहती हूँ कि आप दें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उसकी, पहले वो अपने को कमज़ोर ना माने, और कमज़ोर नहीं मानेगी जब, देखिए एक आपको सबसे बड़ी चीज़ बता दूँ, हर व्यक्ति पावरफुल का साथ चाहता है, पावरफुल बनना चाहता है, वो किसी भी फॉर्म में, करेक्ट, चाहे आप करियर वाइज ले लीजिए, सत्ता वाइज ले लीजिए, प्रतिष्ठा वाइज ले लीजिए, फाइनेंस के थ्रू ले लीजिए, संपत्ति के रूप में। एक तो पहले से एक संस्कार ही ये देना है कि आप कमज़ोर नहीं हो, है ना। शिक्षा प्रणाली और ये सब तो है ही है, लेकिन उसके मन में ये बीज नहीं आने देना है कि तुम कमज़ोर हो। अपनी ज़िंदगी के जो भी असफलताएं हैं उन सब को इसलिए उनको असफलता दो क्योंकि तुम एक महिला थी, तुम बढ़ नहीं पाई क्योंकि तुम एक महिला थी, इसलिए तुमको सपने क्यों छोड़ने पड़े क्योंकि तुम एक महिला थी। ये बात को बदलना है। अगर एक महिला ने भी कुछ अचीव किया है, अगर वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं। आपको समन्वय और संतुलन नहीं आया जीवन में, इसलिए आप अपने सपनों के साथ नहीं उड़ पाए। सामंजस्य, समन्वय और संतुलन, अगर ये करना नहीं आया तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, है ना। और नारी के ऊपर इसलिए ज़्यादा था क्योंकि वो परिवार की धुरी है, बिल्कुल, है ना। तो उसके ऊपर आएगा, लेकिन उसको ईश्वर ने इतनी शक्ति दे के भेजा है कि तुम धुरी के रूप में करो। मैं तो हर महिला को कहती हूँ वो शॉक एब्जॉर्बर है अपने परिवार की, वो सब झेल लेगी लेकिन अपने परिवार के ऊपर आंच नहीं आने देगी। बिल्कुल। क्यों? इसका कारण क्या है? उसका प्यार, उसके त्याग ने ही उसको मजबूत बनाया है। वो बच्चे के लिए रात भर जगी है, इसलिए उसने वो मजबूत बनी है। उसने सबकी बातें सुनी हैं, अपनी चीज़ों को छोड़ा है और सबकी खुशियों को प्रेफरेंस दिया है और उसी में अपनी खुशी तलाश ली, इसलिए वो मजबूत बन गई है। कौन रोक पाएगा आपको अगर आप आगे, अगर आपने ठान लिया है। हाँ, ये बात अलग है कि विरोध और विद्रोह नहीं करना चाहिए, यहाँ पर एक कौशल चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ प्रेम से भी जीवन नहीं चलता, ज्ञान से भी नहीं चलता, थोड़ा युक्ति भी चाहिए, टैक्टफुलनेस, स्किल भी चाहिए कि आप अपनी बात को कैसे कहें, कैसे आप देखें, सबका ध्यान रखते हुए भी, सबके सपनों के लिए प्रयत्न करते हुए भी आप अपने सपनों को भी बचा ले जाएं और उसके लिए करें। ये स्किल है। तो अगर 4 महिलाओं ने भी ये स्किल करके अपने लिए एक जगह बनाई तो बाकियों को अपनी स्थिति पे तरस खाकर रोने
या महिला होने को दोष देने के बजाय उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे किया, परिवार भी था, सब कुछ था, किया। तो पहले महिला को पहला ये मानना होगा कि ये भारत देश है, यहाँ शक्ति स्वरूपा वो मानी गई है। तो ऐसे किसी विचार को स्वीकार न करें कि वो तुम कमज़ोर हो। और इसी बात से हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जैसा कि अर्चना जी ने अभी आपको बताया कि आपको जो ताकत मिलती है वो खुद से मिलती है, आपके अपने विचारों से मिलती है। आपके विचार कैसे स्ट्रांग होंगे, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में आपको अर्चना जी बता चुकी हैं, जिसमें एक बहुत ख़ास या कुंजी कह लीजिए उसकी अध्यात्म है। तो आई एम श्योर आज के इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आई एम श्योर आज के इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ अपनी दोस्त समरीन को इजाज़त दीजिए। अर्चना जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।